एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मू रेंट लेने के लिए दूसरे घर पे जा रहा होता है। उसे एक घर दिखता है और वो सोच रहा होता है चलो कम से कम इस घर का मालिक तो अच्छा होगा। वो दरवाज़ा खटखटाता है तो एक बच्चा निकलता है। वो बच्चा कहता है हाँ बोलो तुम क्या ढूंढ रहे हो। मुँह से बताता है मैंने देखा ये घर रेंट के लिए तुम दे रहे हो। वो बच्चा कहता है हाँ ये घर रेंट के लिए मैं दे रहा हूँ। मुँह उससे कहता है तो ये कितने में दोगे तुम इसे रेंट पर। वो बच्चा कहता है सबसे पहले तुम अंदर आओ उसके बाद हम लोग पैसों की बात करेंगे। वो बच्चा अपना नाम बताता है। वो मुँह से उसका नाम पूछता है। मुँह उसे अपना नाम बताता है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं और मुँह इधर घर देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा मुँह को ये बताता है कि ऊपर वाले कमरे में पहले से ही किराएदार रहते हैं तो इसलिए सिर्फ एक ही कमरा बाकी है और इस कमरे का वो $1200 महीना चार्ज करेगा और एक साथ ही वो पूरे साल का पैसा ले लेगा। डिपॉजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुँह कहता है लेकिन ये तो सिर्फ एक ही कमरा है, तुम्हें नहीं लगता ये तुम बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे हो। वो बच्चा कहता है देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम यहाँ बाकी कमरों को भी चेक कर सकते हो जो अगल बगल में है। वो सब सिर्फ तुम्हें 100 या $200 में मिल ही जाएंगे। इधर हम देखते हैं किसी और की आवाज़ हमें सुनाई जाती है जो उस बच्चे के बारे में बोल रही होती है कि लगता है कि कोई और किराएदार यहाँ पे आया है। वैसे ही बच्चे तुम्हारे पास पैसों की तो कोई भी कमी नहीं है। हम देखते हैं कि ये वही टीचर होती है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। वो कहती है तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है तुम एक रूम तो खाली छोड़ ही सकते हो। तभी वो मुंह को देखती है। वो कहती है मुंह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है टीचर आप यहाँ पे। वो बच्चा कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। टीचर बताती है हाँ मुंह इन्हीं के यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट थे तो ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मुंह इधर सोच रहा होता है अगर टीचर यहाँ पर है तो वो काम करना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। और वो उस बच्चे से कहता है देखो तुम प्राइस कुछ ज़्यादा ही बता रहे हो तो मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ चेक करने। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। मुंह वहाँ से जाने लगता है और इधर टीचर सोच रही होती है आखिर क्या चल रहा है। क्या इनकी लिन फैमिली इतना छोटा सा रेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है। वैसे भी तो ये इतने अमीर है। मुझे लगता है कि इसकी फैमिली में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर चल रही है। नेक्स्ट सीन में हमें मुंह का एक नया घर दिखाया जाता है जिस घर को इसने खरीद लिया होता है। ये घर काफ़ी बड़ा होता है और वो सोच रहा होता है चलो ये घर उन वेस्टर्न टाइप्स घर जैसा बिल्कुल नहीं है लेकिन इंग्लिश टॉयलेट तो इसमें होगा ही। और वो ये भी सोच रहा होता है ये जगह काफ़ी शांत है यहाँ कोई भी नहीं है तो कल्टीवेशन करने में मुझे ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ का किचन भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। वैसे मैंने काफ़ी वक्त से अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाया भी नहीं है खुद से तो चलो बनाता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो खुद ही खाना बनाकर खुद ही खा रहा होता है। खाना तो उसने अच्छा बनाया होता है उससे अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा होता है लेकिन यहाँ का जो खाने का सामान होता है ग्रोसरीज वाला वो उसे उतना पसंद नहीं आता है क्योंकि ये पहले के ज़माने का था और पहले का और अभी का ज़माना का खाना में फ़र्क तो होगा ही। वो मोबाइल को चेक कर रहा होता है कि चलो कहीं उसे कुछ कीमती चीज़ मिल गई तो हर्ब्स में वो चेक कर रहा होता है तभी उसे जिंगशिंग हर्ब मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ। मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये इतना आयुर्वेदिक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। मगर वो देखता है कि उस चीज़ का ऑप्शन दूसरे शहर में होने वाला है तो वो अपनी टिकट बुक करता है और हम चलेंगे दूसरे शहर में। इस तरफ हम देखते हैं कि वो एयरपोर्ट पे होता है और सोच रहा होता है फ़्लाइट का टाइम हो चुका है। पता नहीं प्लेन में पहली बार बैठने पर कैसा लगने वाला है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि पता नहीं प्लेन जब उड़ेगा या फिर लैंड करेगा तो कैसा लगेगा। इधर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि देखो यहाँ पर कोई आ रहा है। मुझे लगा था ये प्लेन पूरा प्लेन हमने अपने लिए बुक कर लिया है। उसका बॉडीगार्ड कहता है मैम मैंने कंपनी वालों से बात की थी उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वीआईपी पर्सन आने वाला है इसलिए उन्हें एक सीट देनी होगी। वो लड़की मुंह को देखती है और कहती है लेकिन ये तो कोई वीआईपी नहीं लग रहा है। वो बॉडीगार्ड कहता है मैम अगर आप इस अरेंजमेंट से खुश नहीं है तो मैं कंपनी वालों से बात करता हूँ ना। वो कहती है नहीं रहने दो वैसे भी ये बाकी वीआईपी से बिल्कुल अलग लग रहा है देखने में। और फिर उनका स्टॉपेज आ जाता है तो वो लोग उतर रहे होते हैं। वो लड़की सोच रही है ये बंदा। उसका बॉडीगार्ड कहता है मैम क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो कहती है नहीं मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ये सब बस मेरे लिए पहले पहली बार है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। और फिर अगले सीन में हमें ऑक्शन वाली जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे ऑक्शन होने वाला होता है। वहाँ का जो होस्ट होता है वो इस पौधे के बारे में बताता है कि ये हर्ब बहुत ज़्यादा पुराना है और इसे काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब बोली शुरू हो जाती है। बोली की शुरुआत होती है $15,000 से लेकिन धीरे धीरे ये बोली करके 20,000 25,000 तक पहुँच जाती है। इधर मिंग कह रहा होता है ये गधे लोग कहीं के बस इतना ही पैसा लगा रहे हैं इन्हें इसकी असली कीमत नहीं पता है। उसके बाद मिंग बोली लगाता है और वो होता है बहुत ज़्यादा $45,000 और कोई भी बोली इतनी नहीं लगा पाता है तो मिंग को ये मिल जाता है। अब मिंग काफ़ी खुश होता है और वो आराम से उस चीज़ को लेकर जा रहा होता है डिनर पार्टी के लिए। इस तरफ हमें डिनर पार्टी को दिखाया जाता है जिसकी सजावट काफ़ी अच्छी होती है। इधर हमें उसी पर्पल बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है। वो किसी को बुलाती है और उसे अपना जूस पकड़ने को दे देती है। वो लेडी पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। वो कहती है बस मैं अभी आती हूँ।
बस थोड़ी देर मेरा यहीं पे इंतज़ार करना, वैसे मैं आने नहीं वाली। इस तरफ हम देखते हैं वो अपनी कार में आके बैठ जाती है और कहती है चलो फाइनली अब मुझे अकेले टाइम मिल रहा है। लेकिन रुको, ये बॉडीगार्ड्स अभी भी मुझे मेरा पीछा ही कर रहे हैं। मुझे पता है प्रोटेक्शन होना अच्छी बात है, लेकिन 4-4 बॉडीगार्ड्स दिन भर मेरे पीछे रहते हैं, बड़ा अजीब लगता है। क्यों ना मैं वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और काफ़ी तेज़ भगाने लगती है। वो बॉडीगार्ड्स भी उसका पीछा उतनी ही तेज़ी से कर रहे होते हैं। वो कहती है वाह, ये बॉडीगार्ड्स अभी तक मेरा पीछा ही कर रहे हैं, चलो इन्हें और चकमा देती हूँ। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और इधर उधर घूमने लगती है। वो बॉडीगार्ड्स उसे नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि वो पीछे रास्ते में ही छूट जाते हैं और अब उसे फाइनली अपना फ्री टाइम मिल चुका होता है। वो कहती है मैं क्या करूँ, क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि वो लोग मेरी चिंता ना करें। रुको, सबसे पहले मैं वो सोच ही रही होती तभी उसके गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है, लेकिन वो तुरंत ही ब्रेक मार देती है। उसके बाद वो गाड़ी से निकल के देखती है तो उसके शीशे में एक बुलेट लगा हुआ होता है। वो कह रही होती है वो आदमी, उसकी वजह से देखो मुझे चोट भी लग गई, लेकिन चलो सब चीज़ ठीक है। मगर क्या ये बुलेट उसी आदमी पे लगी हुई थी? रुको, मुझे लगता है ये सब एक जाल है। और फिर वो वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि कोई उस आदमी के पीछे नहीं बल्कि उसी की जान के पीछे पड़ा हुआ होता है, इसलिए वो जाके छुप जाती है। वो कह रही होती कि मुझे अपने गार्ड्स को जल्द से जल्द बताना होगा, लेकिन अभी वो बंदा उस पर फायर नहीं कर रहा होता है। लेकिन वो जाकर किसी सुनसान जगह पर छुप जाती है और सोच रही होती है अब मैं सुरक्षित हूँ फिलहाल के लिए, मुझे जल्द से जल्द अपने बॉडीगार्ड्स को ये खबर देनी होगी। उसे किसी आदमी की चलने की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन वो काफ़ी धीरे धीरे चल रहा होता है। वो सोच रही होती है लगता है ये कोई किलर नहीं है, और जैसे ही वो निकल के देखती है तो वो मुंह होता है। वो सोच रही थी कि ये तो वही है। मुंह रुक जाता है और कहता है मिस क्या आपको कुछ चाहिए, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। मुंह से कहता है सॉरी मिस, मुझे कोई भी सर्विस नहीं चाहिए। वो अपने आप को देखती है और कहती है ये अपने आप को समझता क्या है, और मैं इसे दिख कैसे रही हूँ जो ये सोच रहा है कि मैं सर्विस दूंगी। वो मुंह जाने लगता है। वो कहती है ज़रा रुक जाओ। मुंह कहता है कि आपको मुझसे कुछ चाहिए। वो बताती है कि उसके पीछे कुछ असैसिन्स पड़े हुए हैं, तो क्या वो उसकी मदद कर सकता है। मुंह कहता हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन तक छोड़ देता हूँ और वहाँ से पुलिस तुम्हारा ख्याल रखेगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो पुलिस स्टेशन पे पहुँच चुके होते हैं। मुंह जा रहा होता है। वो कहता है एक बार हम लोग अंदर चले गए तो तुम सुरक्षित रहोगी, लेकिन वो आ नहीं रही होती है। वो कहता है क्या हुआ, तुम आ क्यों नहीं रही हो। वो उससे पूछती है क्या तुम सचमुच अभी भी मुझे पहचान नहीं रही हो। वो कहता है सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूँ। वो सोच रही थी क्या ये मुझे सचमुच पहचान नहीं रहा है, या फिर ये मुझे पहचानना नहीं चाहता है, या फिर मैं इतनी अच्छी दिख नहीं रही हूँ, क्या ये सचमुच मुझे छोड़ के जाना चाहता है। वो सोच रही होती है कि वो इस एसेसिनेशन के बारे में पुलिस वालों को नहीं बता सकती है, इसकी फैमिली में से कोई उन्हें संभाल लेगा, लेकिन आज रात इसे रहने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी। सोच रही होती क्या ये सचमुच मुझे नहीं पहचान रहा है, क्या ये मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। वो कहती है कि मैं भूखी हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या तुम मेरे खाने के लिए पे कर दोगे। वो कहता है ओह तो ऐसी बात है, देखो या तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ या फिर अपने घर में जाओ, लेकिन तुम रात में ऐसे यहाँ पे सड़क पे घूम नहीं सकती हो।